हेलो एवरीवन। फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट करने के बाद केमिकल काइनेटिक्स का जो फर्स्ट सेक्शन था रेट ऑफ रिएक्शन, अब हम सेकंड सेक्शन पे आते हैं, द फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। एक रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एंड यू नो, a reactant when changed into product, then it is called what? Chemical reaction. In case of reactants, old bonds are break down, and in case of product, new bonds are formed. So when old substance changes into new substances, then it is known as what? Chemical reaction. And on what factor a chemical reaction depends on? The rate of any particular reaction depend on various factor, in which first factor is nature of reactant. Very important factor, nature of reactant. Let's consider the two reactions. First one, 2NO, 2 nitrogen monoxide, 2 mole of nitrogen monoxide in gaseous state. When react with oxygen, it will form 2 molecule of 2 mole of nitrogen dioxide. Actually it is nitrogen dioxide. So in second reaction, when carbon monoxide treated with oxygen in gaseous state, it will form carbon dioxide in gaseous state. दोनों रिएक्शन एक जैसी दिखाई दे रही है क्योंकि दोनों में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया है, बट फर्स्ट केस में रिएक्टेंट जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, और सेकंड रिएक्शन में ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। मतलब एक नाइट्रोजन का मोनोऑक्साइड है, दूसरा कार्बन का मोनोऑक्साइड है। बाकी प्रोडक्ट में दोनों ही क्या डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस ये है बेटा कि जो केमिकल काइनेटिक्स है वो दोनों केस में डिफर है। केमिकल काइनेटिक्स मीन्स केमिकल रिएक्शन, काइनेटिक मीन्स मूवमेंट, स्पीड, मोशन। तो जो केमिकल काइनेटिक्स है वो दोनों केस में डिफर है। फर्स्ट रिएक्शन जो है वो वेरी फास्ट रिएक्शन है, जो सेकंड रिएक्शन है कंपेरेटिवली वो स्लो रिएक्शन है। तो किस पे डिपेंड करता है? ये रिएक्टेंट के नेचर पे डिपेंड करता है कि एक रिएक्शन फास्ट है, दूसरी रिएक्शन स्लो है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर that is nature of reactant. If reactant is differ, obviously the rate of reaction will be differ. Okay. Second one, concentration. Obviously किसकी कॉन्सेंट्रेशन? रिएक्टेंट की, क्योंकि यही तो कन्वर्ट होने वाली है प्रोडक्ट में। तो सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर कॉन्सेंट्रेशन का है। कॉन्सेंट्रेशन मतलब अमाउंट का है, रिएक्टेंट की अमाउंट का है। सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा रिएक्टेंट होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है जनरली। तो जितनी ज़्यादा आपके पास कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट की, उतना फास्टर होगा रेट ऑफ रिएक्शन, फास्टर होगी, ज़्यादा होगी। तो कॉन्सेंट्रेशन, मोर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन फास्ट होगी, ज़्यादा टाइम तक भी होगी अगर आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली डिपेंड करता है कहीं ना कहीं, कॉन्सेंट्रेशन अगर कम है तो वो उसका रेट भी कम होगा, जनरली ऐसा होता है। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर टेम्परेचर। आप जानते हैं कि कुछ रिएक्शन जो होती हैं वो जब तक उनको टेम्परेचर ना दें वो आगे बढ़ेंगी ही नहीं। कुछ रिएक्शन होती हैं कि टेम्परेचर वेरी नेसेसरी फॉर दैट। तो रेट ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर का एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन जनरली ऑल्सो इंक्रीजेज। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इसको हम डीप में भी स्टडी करेंगे। और अक्सर ऐसा कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। किसके लिए? फॉर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। अगर आप 10 डिग्री टेम्परेचर को राइज करते हैं, अगर आपके पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और उसको 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर आप इंक्रीज़ करते हैं, तो दोनों केस में जब आप रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे तो उनके बीच में जो डिफरेंस आएगा वो डबल का आएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है अगर आप 10 डिग्री टेम्परेचर को राइज करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, तो इसको हम स्टडी करेंगे कि कैसे डबल हो जाता है। तो आगे इसको डीप में स्टडी करेंगे। और नेक्स्ट फैक्टर कैटलिस्ट। यू नो वेरी फेमिलियर विद द टर्म कैटलिस्ट। आपको पता है कैटलिस्ट क्या करते हैं? क्या करते हैं कैटलिस्ट?
कभी आप लॉन्ग जर्नी पे गए हो तो वहाँ क्या होता है, कई बार हम कहते हैं कि वहाँ जाना है, जल्दी जाना है, कोई शॉर्टकट बता दे, कोई हमें शॉर्टकट रास्ता बता दे। होता है, हर किसी ने शॉर्टकट लिया है, बाइक पे, साइकिल पे, कार में। हम सोचते हैं कि शॉर्टकट मिल जाए तो जल्दी पहुंच जाएंगे। तो कैटलिस्ट वही शॉर्टकट है। एक्चुअली कैटलिस्ट जो है वो हम कहाँ पढ़ते हैं, देखो सरफेस केमिस्ट्री में भी इसको बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, और आपने डीएनएफ ब्लॉक में भी पढ़ चुके हैं कैटलिस्ट क्या होता है उनके पास। तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात। क्यों? क्योंकि भाई ये आपको अल्टरनेट पाथवे प्रोवाइड करते हैं, एक दूसरा रास्ता देते हैं जिससे आप क्या करें, आपको शॉर्टकट मिल जाए। एक अल्टरनेट पाथवे प्रोवाइड करते हैं, एक अल्टरनेट वे देते हैं केमिकल रिएक्शन को, और वी कैन से लोअरिंग डाउन दी एक्टिवेशन एनर्जी। तो आगे हम पढ़ेंगे इसको, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। एक्चुअली जो कैटलिस्ट होते हैं ये आपका जनरली इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन विदाउट इट सेल्फ बींग कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। ध्यान रखें, रिएक्शन में ये वो नेकी कर दरिया में डाल, यानी ये हेल्प करते हैं और उसके बाद ये रिएक्शन से बाहर आ जाते हैं। इनका और कोई रोल नहीं है, बस इनका रोल है क्या, कि इनका नेकी करनी है और उसके बाद कोई क्रेडिट नहीं लेना। तो कैटलिस्ट होते क्या हैं? कैटलिस्ट increase the speed of reaction without itself being consumed in the reaction। ओके, तो कैटलिस्ट का भी इंपॉर्टेंट रोल है, हम इसको ग्राफिकली स्टडी करेंगे आगे। अल्टरनेट पाथवे प्रोवाइड करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरियस कैटलिस्ट के नेम आपको आगे बताएंगे भी। नेक्स्ट इज़ द सरफेस एरिया। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सरफेस एरिया कहते हैं जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा रिएक्शन फास्ट होगी। सरफेस एरिया ज़्यादा होने से क्या है, एक सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं। अगर आपके पास एक वुडन ब्लॉक है और एक आपके पास पाउडर है, वुडन का जो है वो ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में पाउडर है, बरूदा है जिसको बोलते हैं, तो उस केस में वुडन ब्लॉक और जो आपके पास वुडन पीसीज हैं पाउडर की फॉर्म में, कौन जल्दी बर्न करेगा? आपको पता है, अगर आपके पास एक सॉल्ट का लंप है या वही सॉल्ट आपके पास पाउडर की फॉर्म में है, तो कौन जल्दी वाटर में डिजोल्व हो जाएगा? आप प्रैक्टिकली बेटर जानते हैं ये। तो ये सब सरफेस एरिया का खेल है, सरफेस एरिया का कमाल है। तो मोर द सरफेस एरिया मोर विल बी एक्टिविटी, मोर विल बी रेट ऑफ रिएक्शन। तो पार्टिकल साइज जितना छोटा होगा, जितना पाउडर फॉर्म में होगा, छोटा साइज होगा, उसके पास एक्टिव साइट ज़्यादा होंगी। एक्टिव साइट ज़्यादा होंगी मतलब सरफेस एरिया ऑब्वियसली उसके पास ज़्यादा होगा। वो बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल को, दूसरे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेगा, रिएक्शन को बढ़ाएगा, स्पीड को बढ़ाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन जनरली इंक्रीज़ करता है, ऑब्वियसली इंक्रीज़ करता है सरफेस एरिया अगर इंक्रीज़ करता है। पार्टिकल साइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बिगर पार्टिकल है तो कहीं ना कहीं उसके पास, अगर उस बिगर पार्टिकल्स को ही अगर आप ब्रेक कर दें, पाउडर कर दें, ग्राइंड कर दें, तो वो रिएक्शन फास्ट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट वन इज द फोटोकेमिकल रिएक्शन, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर, यानी इफेक्ट ऑफ लाइट, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। कुछ रिएक्शन होती हैं जो विजिबल लाइट में होती हैं, सोलर लाइट में होती हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट में होती हैं। आप जब तक उनको लाइट नहीं देंगे वो रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी। HCl के केस में भी ऐसे ही है। अगर आप एक कंटेनर में H2 और Cl2 को डाल के रख दें, मिक्स कर दें, तो वो रिएक्शन करेंगे ही नहीं जब तक उनको लाइट नहीं मिलेगी, पड़े रहेंगे ऐसे ही, इनएक्टिव स्टेट में पड़े रहेंगे। और जैसे ही आप उनको फोटोन देते हो, यू नो अबाउट फोटोन, क्वांटाइन केस ऑफ लाइट इज नोन एज फोटोन। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जैसे ही कोई वर्ड आता है उसको उसको रिकैप्चुलेट किया करो। फोटोन कहाँ पड़ा है? क्वांटाइन केस ऑफ लाइट इज नोन एज फोटोन, पैकेट्स ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ लाइट इज नोन एज फोटोन। तो आप जैसे ही हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल पर ये फोटोन पड़ते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो क्या होता है, हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है। वो जनरली ब्रेक नहीं होता, उसको सनलाइट चाहिए, उसको फोटोलाइट चाहिए, उसको फोटोन चाहिए। एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी पर भी डिपेंड करते हैं बॉन्ड की ब्रेकेज। तो H2 और Cl2 के जो बॉन्ड है वो फोटोन की
स्ट्राइकिंग से ब्रेक होते हैं। जब तक ओल्ड बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे तो आपको नए बॉन्ड कैसे मिलेंगे, एच और सी एल का नया बॉन्ड कैसे बनेगा। तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस वो होती हैं द रिएक्शन विच टेकिंग प्लेस, द केमिकल रिएक्शन विच टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ photolight, in presence of solar light, और in presence of we can say white light, visible light, ultraviolet light, यानी जो लाइट इंटेंसिटी पर डिपेंड करे उसको कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो मोर द लाइट इंटेंसिटी मोर विल बी रेट ऑफ रिएक्शन। तो H2 प्लस Cl2 की फॉर्मेशन एक्चुअली ऐसे ही होती है। तो आप इस रिएक्शन को कह सकते हैं कि ये एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है, एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है। ओके तो ये वेरियस फैक्टर हैं, इनको आप ध्यान रखना है। कई बार बोर्ड में एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो आप सारे फैक्टर लिखें और तो उनको ब्रीफली डिफाइन भी करना है। ओके उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन, क्या वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का वेरिएशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के केस में, जिसको हम बार बार यूज कर रहे हैं। इसमें क्या है, ऑब्वियसली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको ग्राफिकली कंसीडर करते हैं, ग्राफिकली समझते हैं। ग्राफिकली क्या है, किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे बताइए, किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे आप। यस वेरी गुड, आप कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर एंड टाइम इन मिनट। तो बेटा एक टाइम पर आप देख रहे हैं, एक टाइम पर यहाँ ओरिजिन होता है ना, एक टाइम पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 है, उसी टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाईएस्ट है ऑब्वियस। तो जब रिएक्शन प्रोसीड होगी, जब एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है तो ऑब्वियसली रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट के पार्टिकल्स रिएक्ट करके ही तो प्रोडक्ट बनाते हैं। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एक टाइम पर हाईएस्ट है, मैक्सिमम है, कंसंट्रेशन मैक्सिमम एट ए पर्टिकुलर टाइम, यानी जो टाइम मेंशन है। तो इनिशियली स्टार्टिंग में धीरे धीरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। ये जो ग्रीन लाइन है ये इंडिकेट करती है डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और एट दैट टाइम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन वैसे ही इंक्रीज होगी। ये जो ब्लू लाइन है ये इंडिकेट कर रही है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीजिंग बट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजिंग, जिसको हम आगे यूज करेंगे कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिसअपियर हो रही है, डिसअपियरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंडिकेटेड एज नेगेटिव साइन, कंज्यूम हो रही है। एट दैट टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजिंग, और वी कैन से अपीयरेंस, तो अपीयरेंस ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजिंग भी हो रही है, अपीयरेंस हो रही है और फॉर्म्ड हो रही है। तो एक ग्राफ आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, the variation of concentration with respect to time. Okay students, thank you.